नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं जन टीवी के विशेष पेशकश बजट स्पेशल 2022-23। तो आज हमारे साथ वो शख्सियतें हैं जो बजट की बारीकी को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैंक और फाइनेंस को आपको बारीकी से समझाएं विजय रंजन साहब हमारे साथ में है। बैंक के पूर्व अधिकारी हैं। और केसी घुमरिया जी हमारे साथ इनकम टैक्स के पूर्व चीफ कमिश्नर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और रेलवे से हमारे साथ केएल मेघवाल साहब जुड़ेंगे। चारों वो शख्सियतें हैं जो अपने अपने सेक्टर को बड़ी बारीकी से आप तक समझाने की कोशिश करेंगे और इस बजट में अब क्या हो सकता है उसको लेकर के हम बात करेंगे। चलिए मैं बात करूंगा कटेवा साहब से। कटेवा साहब, यूं देखें तो 4,78,000 करोड़ का पिछली बार बजट दिया डिफेंस को, लेकिन अगर देखें 2020 से 21 के जंप को तो 7,000 करोड़ का इजाफा हुआ। उसमें लगभग 7 से 10% का इजाफा इसे मान के चल रहे हैं। लेकिन डीआरडीओ ने अभी काफी फोकस किया है इस स्पेस में। हम लोग हमारा लोहा मनवा रहे हैं, तो उस दिशा में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के हम मिसाइल से लेकर के एयरक्राफ्ट तक की अब बात कर रहे हैं। तो ये बजट कुछ उम्मीद की जा सकती है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है डिफेंस में आपको, क्योंकि ये मैं सवाल इस वजह से कर रहा हूं कि ये अगर 4,78,000 करोड़ की हम बात करें तो पेंशन और सैलरी में ही जा रहा है पैसा, तो काफी उसका एक पार्ट। योगेंद्र जी, देखिए कि सबसे ज्यादा जरूरी अगर भारत को डिफेंस सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनना है तो बजट का काफी बदलाव करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल में 2010-11 से लेकर के 2020-21 तक के बजट में कभी भी 7 से 8% एवरेज निकालोगे तो उससे ज्यादा कभी भी बढ़ोतरी डिफेंस बजट में नहीं हुई है। जैसा कि आपने बताया 4,78,000 करोड़, पिछले साल के बनस्पत सिर्फ 7,000 करोड़ का उसमें इजाफा था, जो कि बहुत ही मिनिस्क्यूल है। और सिर्फ 2.9%, 2 से 3 के बीच में परसेंटेज ऑफ दी जीडीपी ये हमारा डिफेंस बजट, चाहे ये सरकार हो चाहे इससे पिछले वाली यूपीए 2 सरकार हो, इसी रेट पे ये बढ़ते रहे हैं। और अब की जब हमारे दोनों नेबर हमारे पाकिस्तान और चाइना दोनों के हमारे रिलेशन खराब हैं और हमें ईस्ट लद्दाख में, जैसा कि पिछले साल आपने देखा जी, जो चीन की हरकत है, उसको देखते हुए हमें हमारे डिफेंस को ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और इसको मजबूत करने के लिए भारत का आत्मनिर्भर एक बात है जी। और दूसरी बात जो आर्मामेंट है उसको अच्छे प्रोक्योरमेंट करना हमको बहुत निहायत ही जरूरी है। और इसके लिए ये जो बजट का इंक्रीज है वो हमें सब्सटेंशियल देना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया, जो हमारा 4,78,000 करोड़ का जो बजट था पिछले साल का, उसमें आधे से ज्यादा बजट मेंटेनेंस ऑफ कंटोनमेंट, सैलरीज, पेंशन, डीआरडीओ, डीजीक्यूए, इनकी देखरेख में ही लग जाता है। और कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए बहुत ही कम पैसा बचता है। और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो इंटरनेशनल मार्केट से जो हमारे आर्मामेंट हैं उनको खरीदना पड़ेगा। अगर हमने चीन के साथ बराबरी करनी है तो उसके लिए हमें डिफेंस बजट में सब्सटेंशियल इंक्रीज देना गवर्नमेंट को पड़ेगा। बिल्कुल, तभी जय जवान जय किसान हो पाएगा। निश्चित रूप से पिछली बार ये माना गया था कि निर्मला सीतारमन जब आफ्टर बजट जब ब्रीफिंग कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हम वेल्थ पर फोकस किया है, क्योंकि कोविड काल का ये बजट था। और ये भी बजट जो है उसमें कोविड का साया साफ दिखाई देगा, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन किसान को ग्रोथ इंजन में हम एक बड़ा पार्ट मान करके चल रहे थे, तो उस ओर ध्यान देने की बात है। 2022 यूं देखें तो सरकार के सामने चुनौती होगी कि किसान की आमदनी दुगनी कर सके। लेकिन चलिए, हम डीआरडीओ को मजबूत करना है, डिफेंस के उस सेक्टर को मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस के प्रिक्योरमेंट के साथ साथ अगर हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 20% इजाफा हुआ है दुनिया भर में, इनके वेपन्स में, उनके रॉ मटेरियल में। वो आपको देखना होगा। तो बजट का एक बड़ा हिस्सा जिसे हम आज मान के चल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो 2023 मार्च तक वही रेट स्टेबल कर सकें। ये एक बड़ी चुनौती दुनिया के सामने, केवल भारत के सामने नहीं है, क्योंकि आपको वेपन्स की होड़ में आगे आना है। हर मुल्क ये चाहता है, जब G5, 6, 7, 20 जब भी बात होती है तो एक बात आती है कि विश्व शांति का पाठ सब पढ़ाते हैं, लेकिन
पीछे से टेबल पे बैठ करके हर देश, हर मुल्क दावा करता है कि हमें वेपन के हिसाब से भी दुनिया के सामने हमें मजबूत भी बनना है। तो चलिए, एक अलग तरह की एक ये शांति है। विजय रंजन साहब के पास में मैं जाना चाहूंगा। सर, पिछली बार जी पिछली बार इंश्योरेंस में एफडीआई का जो रेशो 49 से 74% किया, और इससे उम्मीद ये थी कि इससे इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर को लेकर के प्राइवेट बैंक्स को और बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन एक बात यह निकल करके आती है कि एनपीए जो है उसको लेकर के दोहरी नीति गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि हाल ही में जब किसान आंदोलन चला, उस दरमियान ये कहा गया कि उद्योगपतियों के आप पैसे माफ कर सकते हैं तो किसान के क्यों नहीं, वो भी एनपीए हैं। तो इसकी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैं दो तीन चीजें क्लियर करूं। पहले तो एफडीआई 74% इज अ वेलकम स्टेप, एंड मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में काफी कम लोग इंश्योर्ड हैं जी। 5 to 3% लोग ही इंश्योर्ड हैं, और वहां पर काफी नए प्लेयर्स को भी आने की जरूरत है। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में एलआईसी यूज्ड टू हैव द मेजॉरिटी स्टेक, और जो 4-5 उसके बाद मेजर नाम आपको आएंगे उसमें एसबीआई लाइफ है, या फिर आईसीआईसीआई प्रू है, एचडीएफसी है। तो ये लोग प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी इसमें स्कोप बहुत है। चैलेंजेस जब एफडीआई अलाउ किया गया, उसके बाद चैलेंजेस यही आ गए, कोविड आ गया, एंड कोविड सिनेरियो में आपने देखा होगा कि काफी कुछ क्लेम सेटलमेंट, जो लोग इंश्योर्ड थे वहां पे क्लेम सेटलमेंट भी काफी स्पीडी इसमें हुआ, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा और लोगों को इंश्योरेंस का महत्व भी समझ में आया। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर अगर प्लेयर्स आए तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट काफी होगा। और जब इंश्योरेंस लोग अपने आप को इंश्योर करेंगे तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ और अदर इस पे, वो जो भी वो इन्वेस्ट करेंगे वो प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि लोग उसका फायदा उठा पाएंगे। दूसरी चीज, जहां तक आपने किसान आंदोलन और इसकी बात की है, तो अगर आप वेवर की बात करते हैं तो फार्मर का जितना लोन वेव किया जाता है उतना लोन इंडस्ट्रियलिस्ट का वेव नहीं होता। देखिए, जो भी मिसनोमर है, ये जो भी हम राइट ऑफ करते हैं वो सिर्फ बैलेंस शीट को क्लींस करने के लिए किया जाता है, और रिकवरी प्रोसेस उनकी चलती रहती है। और उस रिकवरी प्रोसेस का ही नतीजा है कि बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज में काफी हद तक रिकवरीज हो गई है, और अभी बैलेंस शीट क्लींस भी हुई है बैंक की। और जब बैलेंस शीट आपकी क्लींस होती है तो आप मार्केट में जब फंडिंग के लिए मूव करते हो तो आपका रेट एडवर्स इम्पैक्ट, आप एडवर्स रेट नहीं मिलता। अगर आपका बैलेंस शीट पे आप उसको कैरी करोगे तो कैरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता है। रिकवरी प्रोसेस कभी भी रुका नहीं है, प्रोसेस कभी भी नहीं रुका है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो फार्मर्स हैं और जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में जरूर कुछ प्रोविजन होना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि कोविड आने के बाद से जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी गई थी उसका एक्सटेंशन 31 मार्च 2022 तक किया गया था, और डिसबर्सल 30 जून 22 तक उसमें होने का है। 5 years का रिपेमेंट पीरियड है। आई थिंक गवर्नमेंट हैज कम आउट विद वेरी वेरी गुड प्लान, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री सर्वाइव भी कर गए हैं, और एनपीए इस दौरान एनपीए नहीं हुए, दौरान लोगों ने रिपे भी किए हैं। जी सर, रंजन सर, एक बात लंबे समय से निकल करके आ रही है कि रियल एस्टेट दुनिया भर में एक नया सेक्टर डेवलप हुआ है, और उसको लेके सरकारें भी अपनी योजनाएं बना रही हैं, लेकिन उसे इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिल पाया अभी तक भी। जो हम कहते हैं कि सब रियल एस्टेट इंडस्ट्री, लेकिन जो दर्जा उसे मिलना चाहिए, जिसकी डिमांड वो लंबे समय से कर रहे हैं, क्या बजट में निर्मला जी को इस ओर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए? देखिए, इंडिया में आप रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा कब दे पाएंगे? आपका लैंड रिफॉर्म्स हुआ ही नहीं है बहुत सारे स्टेट में, है ना। रियल एस्टेट मींस लैंड के ऊपर ही कोई भी चीज होगा। जब तक आप लैंड रिफॉर्म्स नहीं करते, जब तक आप एक तरह की पॉलिसी पूरे कंट्री में नहीं लाते, जी, तब तक आप इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दे पाइएगा। लेकिन ये जरूर है कि रियल एस्टेट में, चूंकि हाउसिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, और प्रधानमंत्री जी का कहना भी था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, उसमें मैं काफी हद तक गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है पीएमएवाई स्कीम वगैरह लाके। तो इस सेक्टर को कुछ जरूर राहत देने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो इंटरेस्ट रेट रिलीफ है, या फिर जो आपके ईएमआई का भुगतान होता है
वो भुगतान के लिए अलग अलग से अगर सेक्शन बनाया जाए, इनकम टैक्स के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, दे कैन गाइड ऑन दैट, बट दैट विल डेफिनेटली हेल्प, बिकॉज जब बायर्स होंगे तो सेल भी होगा, तो स्टॉक इन्वेंट्रीज पड़े हुए हैं वो सेल भी होंगे। जी पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में, केसी घुमरिया साहब हैं हमारे साथ में। घुमरिया सर, इनकम टैक्स को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई थी पिछले बजट पे भी और इस बार भी। 75 इयर्स ओल्ड, उसके ऊपर अगर कोई जा रहा है तो उसको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी छूट उन लोगों को दी गई, लेकिन एटीसी का जो हमारे यहाँ पे प्रोविजन बना हुआ है उसमें जो छूट है उसका दायरा बढ़ाने की एक बड़ी उम्मीद है लोगों को। इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें इजाफा करने की उम्मीद है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक आम दर्शक जो जानना चाहता है कि वास्तव में अब कोविड काल भी है, हम एक तरफ मान के चल रहे हैं कि लोगों के पास में पैसे की कमी आई है, जो गरीब हो थोड़ा गरीब वो है, पैसे वाला और अधिक पूंजीपति बन गया है। तो इस बीच डिमांड उठ रही है कि स्लैब में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्या मानना आपका? बिल्कुल, डेफिनेटली जो है मेरा ये मानना है कि जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है एक्चुअली 5 लाख तक बिल्कुल पूरी छूट होनी चाहिए जी। अभी आप कहेंगे 5 लाख तक वैसे छूट है, लेकिन 5 लाख से ऊपर होते ही फिर 2.5 लाख से 5% टैक्स लगा दिया जाता है। तो आज इस महंगाई के जमाने में जो है ये 5 लाख 2.5 लाख बहुत कम है। और आप समझिए कि 50,000 रुपये एक सामान्य फैमिली को, 5 लोगों की फैमिली के लिए कम पड़ जाता है। तो ऐसे में डेफिनेटली 5 लाख तक तो पूरी छूट होनी चाहिए। और जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे, हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए मैं समझता हूँ कि वो उसको जो एटीसी में ही उसको हाउसिंग लोन के रिपेमेंट को इंक्लूड किया गया है, उसके लिए अलग से डिडक्शन 2 लाख का कम से कम होना चाहिए। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो लोग हाउसिंग के लिए प्रेरित होंगे और हाउसिंग इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। तो और ये जो डिडक्शन है ये बाकी जो एटीसी में है, से एलआईसी है, इंटरेस्ट है, या एफडीआर का इंटरेस्ट है, या म्यूचुअल फंड का है, उसको अलग रखा जाए और 2 लाख सिर्फ हाउसिंग के लिए अलग से करके, या तो उसको 3.5 लाख कर दिया जाए 1.5 लाख को, तो उससे बूस्ट मिलेगा। दूसरा रेट इसी बीच एक सवाल और होगा सर मेरा। 2020 के बजट में आपको ध्यान होगा कि चॉइस फॉर्मूला एक आया था कि आपके पास में विकल्प है कि आप पुराने जो स्लैब है आपका उसे कंटिन्यू कर सकते हैं या नया स्लैब आप ले सकते हैं, जिसमें 2.5 लाख से उन्होंने रिबेट की जो बात कही गई थी। उससे कुछ फायदा लग रहा है सर आपको? मुझे लगा नहीं ज्यादा उसमें कि कुछ ज्यादा फायदा उससे हुआ है। और एक्चुअली तो देखा जाए तो हम जो यदि टैक्स रेट को और थोड़ा रीजनेबल करेंगे तो टैक्स इवेजन की प्रवृत्ति है वो कम होगी, क्योंकि आज की जनरेशन झंझट में नहीं पड़ना चाहती है। और यदि इसको हाईएस्ट रेट हम 20% कर दें, ये मेरा मानना है, जो कि अभी 30% है हाईएस्ट रेट इनकम टैक्स की, उसको 20% कर दिया जाए और 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं हो, और उसके बाद 5 से 10 तक 5% और फिर 10 से जो है आगे 20 तक है वो 10% इस तरह से रखा जाए और ऊपर 20%। तो ज्यादा नया स्लैब एक बनाना चाहिए सरकार को, ताकि लोगों को लग सके कि बढ़ेगा उससे। जी जी। इनफैक्ट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, घुमरिया साहब बोल रहे हैं बेसिकली आप देखेंगे सर, अभी देखिए कि घुमरिया सर मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, बीच में रंजन सर कुछ कहना चाह रहे हैं एक बार। हाँ, जी मैं ये कहना चाह रहा था कि आप अगर इंडिया का टैक्स रेट देखेंगे तो इंडिया ही ऐसी ही कंट्री होगी जहां कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज लोअर देन इंडिविजुअल टैक्स रेट। यहाँ 10 लाख से ऊपर आपका इनकम क्रॉस करता है, आप 30% प्लस सेस वगैरह अलग है आप पे कर रहे हो, वेयर एज अ कॉर्पोरेट हु इज अर्निंग इवन 10,000 करोड़ क्वार्टरली इनकम, दे आर पेइंग 25% टैक्स। तो वहां पर या तो आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ाइए which may hamper the growth. Yes, that is there. Yes. Yeah. Actually, रंजन साहब जो कह रहे हैं, आई विल एग्री विद दैट कि जो जिनसे टैक्स ज्यादा लेना चाहिए था वहां हम कोशिश कर रहे हैं कि नीचे लाएं। ठीक है, बिजनेस को बूस्ट करने के लिए वो भी जरूरी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जो गरीब आदमी है या जो सैलरी वाला आदमी है उसके तो आप टैक्स सोर्स पे कट जाता है, तो वो उसके पास तो कोई साधन दूसरा है नहीं। तो वहां हम जो रेट है उसको रीजनेबल करने की जरूरत,
और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको जो है हम जैसे कि भाई 15% तक लाने की बात है, 20% जो है करने की बात है, तो उसको मेरे ख्याल से वहां जो वहन कर सकता आदमी उससे थोड़ा सा ज्यादा लेने की जरूरत होनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स ये पहले की तुलना में कम हुआ है कलेक्शन। आप देख रहे हैं अभी भी जो मैंने फिगर निकाले तो अभी जो है दिसंबर तक का 9 लाख और कुछ करोड़ का कलेक्शन हुआ है, 9 लाख करोड़ और समथिंग। तो ये 12.5 लाख करोड़ का कलेक्शन तो जब मैंने डिपार्टमेंट छोड़ा था 3 साल 2.5 साल पहले तब था। तो अब तो हमारा कलेक्शन 20 लाख करोड़ होना चाहिए था, तो वो हो गया कम। और हमारा जीएसटी बढ़ा है। अब जीएसटी में हम कह रहे हैं कि भाई हमारा 1.25 लाख करोड़ हर महीने हो रहा है, हम बूस्ट कर रहे हैं, ये गुड। लेकिन जीएसटी का बर्डन गरीब आदमी पे ज्यादा पड़ रहा है। हर आदमी पे, छोटे से छोटे आदमी पे भी जीएसटी का बर्डन पड़ता है, और इनकम टैक्स जो कैपेबल आदमी है उस पे लगता है। तो हमको ये भी, हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो संरचना है इंडिया की, उसको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा हमको। ये सब चीजों को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अभी रंजन साहब इनके उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा व्यय हुआ। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, तो बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए अभी 8.5 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, उनका राइट ऑफ हुआ है, और 10-12 लाख करोड़ एनपीए में डाल रखा है। तो 20 लाख करोड़, लगभग 1 साल का बजट हम इसमें गंवाए हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि रिकवरी बहुत हुई है, मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा रिकवरी हुई है। हार्डली 10-20-25% से ज्यादा कोई रिकवरी नहीं हो रही है। एक बार बैड डेट में गया, एक बार राइट ऑफ हो गया। मैंने भी सारी उम्र सर्विस की है इनकम टैक्स में, कोई रिकवरी होती नहीं है, हार्डली कोई रिकवरी होती है। तो एक तरफ तो हम बड़े बड़े लोगों का जो कि धोखे से लोन लेकर चले जाते हैं, या जो है इंडस्ट्री का वैल्यू को इन्फ्लेट करके पैसे निकालते हैं, पर्सनल एसेट बना के पार बोलते हैं, उनको तो हम छूट दे देते हैं। और दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है या किसान है, मजदूर है, उसकी हालत वो की वो है, उसको हम अभी भी वही उसी हालत में छोड़े हुए हैं। तो हमको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि उसका बेसिक जीवन जो है, बेसिक आवश्यकताएं, और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, मजबूत हो सके, जिससे हमको बार बार 6,000 रुपया नहीं देना पड़े उसको, या 80 करोड़ लोगों को अनाज नहीं बांटना पड़े। तो इसके लिए अभी तक भी कोई संतुष्टिजनक चीज हुई नहीं है, और ये सब हमको इसके ऊपर बहुत ही गहन मंथन की जरूरत है, और ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि एक तो हमारा एग्रीकल्चर बेस है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को या छोटी इंडस्ट्री को भी हम साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो क्यों नहीं सब जिलों में एक सर्वे करवाया जाए कि कौन से देश में, कौन से जिले में क्या पोटेंशियल है, और वहां पर फिर उसी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाए। तो वहाँ फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ेंगी। तो और जो ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी आप छूट दीजिए कि आप शीतगृह बनाइए वहां पर, उन इलाकों में आप गोडाउन वहां बनाइए, तो उससे उनको टैक्स का एग्जेम्पशन मिलेगा और वहां फार्मर्स के लिए साधन हो जाए, और साथ साथ एक्सपोर्ट करने वालों को भी आप दीजिए छूट। तो हमको इस तरह की कुछ चीजें लानी पड़ेंगी। और जो मास प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, दैट इज अगेन ए ग्रेट प्रॉब्लम। उससे हम मैं वापस लौट रहा हूं सर, आपके पास में वापस लौट रहा हूं मैं रंजन सर के पास में जाना चाहूंगा। सर इसे जो अभी घुमरिया साहब ने कहा उसी को मैं आपके साथ में जोड़ना चाहूंगा। इसको एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी देखते हैं, सर्विस सेक्टर की बात कहते हैं, निजीकरण को, कि आपको स्मूथ चीजें, मेरे बैंक उस ओर जा रहा है, रेलवे उस ओर जा रहा है, जिसका विरोध भी हो रहा है, वहां के जो एम्प्लॉई हैं वो ज्यादा विरोध उसका कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उससे थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, गवर्नमेंट फ्री की जो स्कीम्स लेकर के आती हैं कोई भी सरकार, उसे हम कहते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स, इस पे कुछ लगाना चाहिए, या उसे यो कहूं कि व्यवहारिक बनाना होगा। अब उज्ज्वला योजना सरकार ने, सर उज्ज्वला योजना, उसमें इजाफा भी किया, उसमें पैसे भी बढ़ा दिए, बजट बढ़ाया है सरकार ने। लेकिन मैं सरिस का राजस्थान का एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो मैं अभी कुछ दिन पहले हमारे रिपोर्टर ने वहां से खबर की, और बिल्कुल ग्रास रूट पे जाकर के 20 परिवारों से उसने बात की। उनका यह कहना था कि साहब पहले जो सिलेंडर आए वो तो आए, उसके बाद में कभी उन्होंने भरवाया नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये वेलफेयर स्कीम तो हम कह रहे हैं, लेकिन उससे व्यवहारिक नहीं बना पाए। क्या वास्तव में इस ओर ध्यान देना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। पहले मैं दो चीज क्लियर करूँ कि किसानों के मामले में मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो 3 लाख तक के लोन दिए जाते हैं किसानों को एग्रीकल्चर कैश क्रेडिट केसीसी अकाउंट में, वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम है और उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट अलग से सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। बहुत जगह तो ऐसा भी है कि आपको अगर 4% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है जो बैंक लेती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ या प्राइवेट सेक्टर जो रेगुलेटेड है आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें सब्सिडीज देती है 2% तक, 3% तक। तो उसकी वजह से वो किसानों को काफी सस्ता पड़ जाता है। और ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की मैं बात करता हूँ, रिच फार्मर की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो 1 करोड़ तक के भी लिमिट वाले केसीसी होल्डर्स हैं हमारे पास, तो वो स्कीम काफी सक्सेसफुल स्कीम्स है। अब होता यह था पहले डेट वेवर भी ज्यादा इसलिए होते थे किसानों के, क्योंकि आपको फसल वगैरह बर्बाद हो जाते थे, उसका इंश्योरेंस प्रॉपरली नहीं होता था। नाउ फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जिस तरह से लागू किया जा रहा है और जिस तरह से उसके इंश्योरेंस क्लेम को मॉनिटर किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्कीम काफी सक्सेसफुल है और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा सरकार को डेट वेवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे अगर हम आगे चले, आपने जो कहा उज्ज्वला स्कीम या कोई भी स्कीम, जो इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपरली होगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जब अकाउंट में जाने लगे तो बहुत सारे पिल्फरेजेस जो थे पहले, जो सब्सिडी के रूप में हम देते थे और वो उसमें बहुत सारे चैनल्स थे, वो रुक गए। तो जो पिल्फरेजेस रुकता है वो सरकार का कॉस्ट, ठीक है, एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, लेकिन वो जाहिर है कि वो जाता नहीं था। एक प्राइम मिनिस्टर का कमेंट भी आपने सुना होगा कि 1 रुपए का सिर्फ 10 ही पैसा पहुंच पाता है लोगों के पास। वो स्थिति अभी नहीं है, लेकिन लोग सिलेंडर अगर नहीं भरा रहे हैं तो ये जानना भी होगा कि वो सिलेंडर क्यों नहीं भरा रहे, वो लकड़ी तो नहीं जला रहे, वो कोई और चीज तो नहीं कर रहे, है ना? बिल्कुल सर, वही लकड़ी, वही मैं कह रहा हूँ सर। ऐसा नहीं है साहब, देखिए कि एक आप बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस स्कीम का फायदा मिल रहा है क्या? मतलब एक बात आपने की, इम्प्लीमेंटेशन, यस दैट इज द मेन थिंग। स्कीम बहुत अच्छी है, कोई स्कीम खराब नहीं है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक धरातल पे कुछ होने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, सरकार की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन जब तक वो आप जिस सेक्टर को डेवलप करने के लिए आप उस पर ध्यान देंगे, उसकी मॉनिटरिंग नहीं है तो फिर मुझे लगता है मॉनिटरिंग होना चाहिए, तभी फायदा होगा। अब आप अभी रंजन साहब बोल रहे हैं कि साहब 3 लाख तक के लोन जो है माफ करने की जो बात किसान छोटे फार्मर्स की है, अब देखिए कि केसीसी जो क्रेडिट कार्ड से लेते हैं, उनमें जो राष्ट्रीय बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उनका लोन तो स्टेट गवर्नमेंट माफ नहीं कर सकती। राजस्थान का ये भी मामला है, हम दौसा जाके भी आए परसों, राजाराम मील साहब अध्यक्ष हैं हमारे और मैं महासचिव हूँ यहाँ का किसान यूनियन का। अब उस किसान की हालत ये है कि उसके एक झोपड़ी है, उसी में पशु हैं, उसी में आदमी 15 आदमी है, वो मर गया टेंशन से, और उसकी जमीन को जो है सिर्फ 7 लाख रुपए के लिए 2 करोड़ की जमीन को नीलाम कर दिया। लोन माफ इसलिए नहीं हुआ, सरकार ने, राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के तो इनके अधिकार क्षेत्र में तो कर दिया, बाकी इनके अधिकार क्षेत्र में है नहीं। वो सेंटर को लेटर लिखा, वो अटका पड़ा है यहाँ पर। तो जब तक दोनों गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तब तक वो लोन माफ नहीं होगा। तो किसान तो मर गया है ना बीच में। सर डेट वेवर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, डेट वेवर स्टेट गवर्नमेंट करती है। दे अनाउंस एंड दे रिम्बर्स दैट, जो भी वो स्कीम लाते हैं। राजस्थान के केस में मैं स्पेसिफिक मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं 2 साल पहले वहां पे चीफ जनरल मैनेजर था। जब भी कभी भी हुआ है, बैंक्स SLBC कंडक्ट करती है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, उसमें प्राइस फिक्स होता है, उसमें सारी चीजें डिसाइड होती हैं, उसमें गाइडलाइंस जाते हैं। आप यूपी में डेट वेवर हुआ, आंध्रा में डेट वेवर हुआ, आप देख लीजिए वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस। नेशनलाइज बैंक का स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेगी रंजन साहब, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग के? घुमरिया सर, रंजन सर, मुझे जहां तक ध्यान है कि अभी एक SBI ने एक फॉर्मूला दिया था जिसका अशोक गहलोत जी ने जिक्र भी किया कि 90%, लेकिन अब उसमें 30% पे आ रहा है। वो पहले 10% का था कि हम 10% गवर्नमेंट वहन करें, 90% हम डूबत में डाल करके उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे।
लेकिन अभी जो चर्चा आई है, मैंने किसी रिसोर्स से पता है कि उसको 30% कर दिया गया है शायद अब, तो अब सरकार वापस से उस पर एक्सरसाइज कर रही है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, लेकिन एक बार मैं कटेवा साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी की उस बात को लेकर के यहाँ गौर करना चाहूंगा आपके सामने, जब उन्होंने कहा था कि डिफेंस को लेकर के मेक इन इंडिया में बड़ा काम हो रहा है, तो उसके लिए बजट एलोकेशन जो हुआ 2021-22 का, उसमें कहीं दिख रहा है, या फिर उसकी तस्वीर हम उतरती देखें, या उसको भी हम ये कहें कि कोरोना की भेंट चढ़ गया? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि किसानों की खूब सारी बात हुई है और मैं खुद भी एक किसान परिवार से आता हूं, तो मैं थोड़ा सा समय किसानों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि आज समय थोड़ा कम है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चाहूंगा। हाँ, आज के दिन लैंड होल्डिंग इतनी कम हो गई है कि जो छोटे छोटे किसान की बजाय किसान के लेबर रह गया है, वो किसान का उसके बसने के लिए जमीन रह गई है 2-2 बीघा 1-1 बीघा। तो जब तक सरकार ये खैरात में 2000 रुपया क्वार्टर बांटने के बजाय, या तो सरकार नौकरियां कोई ऐसी बनाए जो किसान के बच्चों को मिले, या फिर कोई ऐसी स्कीम लाए जिससे किसान की जो इनकम है वो बढ़े। ये जो खैरात में बांटी हुई जो है स्कीम्स हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज में ही चलती हैं और अच्छे देश में ये काम नहीं करेगा। उस विजन को लेकर के 2022 जिसका टारगेट दिया था बीजेपी ने, मुझे लग रहा है कि इस साल कुछ इस पे अनाउंस कर सकते हैं कि 2022 किसान की आमदनी को दुगना करने की बात बीजेपी ने कही थी। हाँ, ये कही थी, ये बात भी आपकी ठीक है, परंतु मैं अभी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो आत्मनिर्भर भारत, खास करके डिफेंस सेक्टर में, ये सबसे बड़ा एक तो क्या कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, जो कि एक तरह की व्हाइट एलिफेंट थी और काफी सारा बिल्कुल ही पुरानी तरह की इक्विपमेंट बना रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उनको सबको इस सरकार ने कॉर्पोरेटाइज कर दिया है। अभी वो कॉर्पोरेट की तरह, एक कंपनी की तरह वो काम करेंगी, जिस तरह से सिविल के कॉर्पोरेट हाउसेज काम करते हैं, और वो जो प्रोडक्शन करेंगी वो सिर्फ भारतीय फौज के भी काम आएगा और उसको एक्सपोर्ट भी करेंगी। ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है इस डायरेक्शन में, और इसके लिए सरकार को इस साल बजट में अलग से अलॉटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्कीम सिर्फ कागजों पे रह जाएगी। इसमें चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। घुमरिया साहब, समय का अभाव में मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि समय की एक लिमिट है हमारे सामने, और निश्चित रूप से आप तीनों के तीनों हमारे साथ में जो अतिथि जुड़े, अपने अपने सेक्टर में आपके काफी महत्वपूर्ण सुझाव और जो चीजें कही हैं, काफी ये कहूं कि अगर इस पर विचार किया जाए सरकार की ओर से तो काफी राहत की बात आ सकती है सामने, और बिल्कुल धरातल की बात आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निकल करके आ रही है, गवर्नमेंट कोई भी हो, निश्चित रूप से जनहित में वो बजट लेके आती हैं, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है, लेकिन स्कीम्स के साथ साथ वो जमीन पे कितनी यानी कि व्यवहारिक हैं, उतर पा रही है कि नहीं उतार पा रही है, उसके मॉनिटरिंग जरूर करनी चाहिए। क्योंकि मैं पहले जब हमारी चर्चा हो रही थी उसमें भी यही कह रहा था कि बजट से पहले, यानी कि आप माफ करिएगा, सरकार जब बनती है उससे पहले कोई भी राजनीतिक दल वो धरातल की स्थिति को समझता है, खेत खलियान डोले तक जाता है, उस तबके से मिलने की कोशिश करता है जिसके लिए वो आगे जाकर के दवा बना सके, यानी कि उसे राहत दे सके। लेकिन जैसे ही सत्ता की कुर्सी पे पहुंचते हैं तो एक ऐसा नेक्सस बन जाता है जिसे हम आम भाषा में लोग कहते हैं चर्चाओं में ब्यूरोक्रेसी। वही सब लोग बजट बनाते हैं और आंख मूंद के सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं और उसी पे सिग्नेचर करते हैं। बेशक हलवा बंद करके मिठाइयां बट रही हो, लेकिन रूट वही है। अब आप उसमें हाँ तो कर देते हैं, लेकिन आप जो पीछे छोड़ के आए, जिन आंसुओं को पहुंच के आए थे, आप उस पर गौर नहीं फरमाते हैं। अगर ये सब कुछ हो तो मुझे लगता है कि तस्वीर वो सामने आनी चाहिए जब आप बजट बनाते हैं कि किसी के आंसू पहुंचे, किसी के नंगे पांव आपने देखे हैं, फटे हाल कपड़े देखे हैं, किसान की उस गरीबी को अगर आपने देखा है, तो मुझे लगता है कि वो बजट की घोषणाओं में झलकना नहीं चाहिए, वो धरातल पे भी उतरना चाहिए, तभी आत्मनिर्भर भारत होगा। चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बजट स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। जिसके लिए बजट